नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। गहलोत गुट पर अब तक एक्शन नहीं, सचिन पायलट ने दी चेतावनी, कहा कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। युवक ने खुद को साहब बोला तो मंत्री को आया गुस्सा, कर दी गालियों की बौछार। दलित शख्स ने हैंडपंप से पानी पिया तो दबंगों ने दी खौफनाक सजा, सरिये से पीट पीट कर की हत्या। भतीजे की हत्या को खुदकुशी में बदलने के लिए ताऊ ने रची थी साजिश, पुलिस ने किया खुलासा। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक से गहलोत गुट की बगावत वाले मामले में कार्रवाई हो रही है और देरी के सवाल पर पायलट का दर्द झलक गया। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता हुई है और ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। फिलहाल अध्यक्ष समेत नेताओं के चुनाव में व्यवस्था है, लेकिन पार्टी को कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। शिमला के मॉल रोड पर सचिन पायलट ने खास बातचीत में हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने का भरोसा जताया। वहीं गहलोत गुट की बगावत पर बड़ा बयान देते हुए कहा अनुशासनहीनता हुई है और पार्टी के कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। बता दें, हिमाचल के चुनावी माहौल पर भी पायलट के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि यहां बीजेपी नवर्स दिख रही है और कांग्रेस के वादों और उम्मीदवारों को लोग पसंद कर रहे हैं। हम जिम्मेदार पार्टी हैं और अपने वादे पूरे करेंगे। उन्होंने बीजेपी के सवाल कि क्या कहा, वो ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध करते हैं। बीजेपी द्वारा समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाने पर पायलट ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, सड़क, रोजगार की बजाय समान नागरिक संहिता की बात करें तो लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जब पायलट के सामने नागरिक संहिता पर कांग्रेस का रुख पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा रुख सकारात्मक है और देश हित में जो होना चाहिए वो कीजिएगा। बता दें, वहीं राजस्थान में सीएम बनाए जाने के सवाल पर पायलट ने कहा कि मैंने पार्टी को 2 साल पहले अपने सुझाव दिए थे। कुछ कदम उठाए गए हैं और कुछ उठाने अभी बाकी है। सरकार ने अच्छा काम किया। पार्टी और सरकार मिलकर काम करें तो हम फिर से सरकार बना सकते हैं। चुनाव के समय में जनता के पास राजनेता वोट मांगने जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहते हैं और लेकिन इस जनता को वोट देकर नेता बनाने के बाद जनता से बात करने का तरीका ही बदल जाता है। बता दें कि राजस्थान सरकार में आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल का एक ऑडियो सामने आया है। इसमें फोन करने वाले युवक को 2 मिनट की बात में 25 दफा गुस्से में गालियां दी गई और फिर सबक सिखाने की धमकी दी गई। आखिरी मंत्री गोविंद मेघवाल को गुस्सा क्यों आया और क्यों उन्होंने फोन करने वाले युवक को गालियां दे दी? दरअसल मामला 5 नवंबर का बताया जा रहा है। इसका ऑडियो सोमवार को सामने आया, यानी कि मंत्री से बातचीत के बाद खाजूवाला डीएसपी विनोद कुमार ने युवक को फोन करके चेतावनी दी कि आगे से ऐसा कभी फोन मत करना। वहीं जगदीश चौहान ने किस कारण से मंत्री गोविंद मेघवाल को फोन किया था, क्या काम था, इसका भी ऑडियो में जिक्र नहीं है। और बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में रहने वाले एक पाक व्यवस्थित बैंक कर्मी जगदीश चौहान ने मंत्री गोविंद मेघवाल को शनिवार को फोन किया था। युवक के बातचीत के तरीके से मंत्री मेघवाल नाराज हो गए और उसे जमकर गालियां दे दी और युवक ने भी आखिर में मंत्री को गाली दी और ऑडियो में मंत्री मेघवाल गुस्से में गालियां देते सुनाई दे रहे हैं। आखिर में एक जगह फोन करने वाले युवक ने मंत्री को चैलेंज करते हुए गाली दे दी और गाली के आधार पर ही पुलिस ने उसे फोन करके पूछताछ की। वहीं इस ऑडियो के सामने आने के बाद जगदीश का फोन बंद आ रहा है। युवक पाक व्यवस्थित है और बता दें कि राजसमंद के नाथ द्वार में बैंक में असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। मंत्री गोविंद मेघवाल को खाजूवाला में रहने वाले जगदीश चौहान ने फोन किया और खुद को साहब बता दिया।
जोधपुर सूरसागर क्षेत्र के भोमजिया की घाटी सूरज का बेरा स्थित कच्ची बस्ती में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक दलित युवक पर 3 युवकों ने सरिये से हमला कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल में रखवाया। वहीं 3 आरोपी युवक को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस हत्या की खबर मिलते ही उसके परिजनों और रिश्तेदारों में भी एमडीएम अस्पताल पहुंच गए और बता दें कि मृतक दलित किशन राम के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध जताया गया और पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए। बता दें कि मोर्चरी के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है और आक्रोशित दलित समाज के लोगों के साथ अन्य संगठन के लोग भी एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठकर शंकर लाल के परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मुआवजा ना मिलने पर आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और बढ़ेगा। साथ ही जोधपुर को अब बंद भी करवाएंगे और बता दें और इस जगह किसी भी दल को राजनीति नहीं करने देंगे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट वेस्ट के एसडीसीपी हरफुल जाट ने बताया कि सूरज की बेरा स्थित कच्ची बस्ती में रहने वाले 45 साल के किशन राम का पड़ोस में रहने वाले शकील बबलू और अन्य युवक से सरकारी ट्यूबवेल से पानी भरने को लेकर झगड़ा हो गया था। भरतपुर में ताऊ ने भतीजे की हत्या करने के बाद शव को कुंडे से लटका दिया। मंशा अपराध को आत्महत्या में बदलने की थी और बता दें सनसनीखेज घटना कुमेर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वारदात के बाद ताऊ अमरचंद ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भतीजे योगेश ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि नहरगंज मोहल्ले में रहने वाले 19 वर्षीय योगेश के माता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी और दादी राममती ने योगेश को पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ महीने पहले तबीयत खराब होने से योगेश की दादी रामराती की मौत हो गई और दादी की मौत के बाद अमरचंद की पत्नी कमलेश योगेश का खाना बनाती थी। फरीदाबाद में नौकरी करने वाले योगेश का ताऊ अमरचंद दीपावली के मौके से पैतृक घर कर आ रहा था और बता दें कि आगे वाले कमरे में योगेश, बीच वाले कमरे में और दूसरा ताऊ ध्रुव सिंह और पीछे की तरफ ताऊ अमरचंद रहता था। अमरचंद की पत्नी कमलेश योगेश की मौसी लगती थी। अमरचंद और ध्रुव सिंह के लड़के योगेश के कमरे में ही सोया करते थे। बता दें कि 4 दिन पहले योगेश ने कमरे में दादी की आत्मा दिखाई देने की बात कही थी, इसलिए ध्रुव सिंह और अमरचंद के बच्चों को कमरे में नहीं सुलाता था। योगेश ने ताऊ ध्रुव सिंह और अमरचंद के बच्चों को कमरे से निकाल दिया और झगड़ा हो गया। 4 नवंबर की रात ताऊ के लड़के के चबूतरे पर सो रहे थे और इसी बीच योगेश रात को ही झगड़ा करने लगा और अपने घर जाकर सोने को कहने लगा। झगड़े में ध्रुव सिंह के बेटे और अमरचंद ने योगेश के गले पर चाकू से वार कर दिया और चाकू के हमले से घर में चारों तरफ खून फैल गया और घटना में योगेश की मौत हो गई। बता दें कि मौत के बाद हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए अमरचंद ने योगेश के शव को कमरे में पंखों की कुंडी से लटका दिया और सुबह मोहल्ले में हल्ला कर दिया कि योगेश ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ताऊ ने पड़ोसियों को बुलाकर योगेश के शव को कुंडे से उतार दिया। कोटा के बहुचर्चित अपेक्षा ग्रुप चिटफंड ठगी मामले में कार्रवाई लगातार जारी है और बता दें कि एसआईटी की टीम गुजरात के सूरत से एक और आरोपी को पकड़कर लेकर आई है और पुलिस उप निरीक्षक और एसआईटी टीम प्रभारी अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि डॉक्टर नईम अफजल अपेक्षा ग्रुप में आईटी का काम संभालता था और बता दें कि सीएमडी मुरली मनोहर नामदेव के कहे अनुसार उपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी लुभाने ऑफर का झांसा देकर लोगों को ग्राहक बनाती थी और उपेक्षा ग्रुप में नई स्कीम को तैयार करने वाले नई अफजल लंबे समय से फरारी काट रहा था। आरोपी सूरत जहांगीरपुर इलाके में किराए से रह रहा था और प्राइवेट क्लिनिक पर काम कर रहा था। एसआईटी की टीम ने 5 दिन तक आरोपी को सूरत में तलाश किया। डॉक्टर नईम की गिरफ्तारी पर 27 सितंबर को एसपी सिटी ने 5000 का इनाम घोषित किया था। एसआईटी टीम अब तक एक महिला समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार लोगों में 3 सरकारी कर्मचारी और पत्नी के नाम से अपेक्षा ग्रुप में डीएम डायरेक्टरेट का कामकाज देख रहे हैं। चिटफंड कंपनी लोगों को अमीर बनाने का सबजबाग दिखाती है और उपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी के खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 106 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अनुमान के मुताबिक चिटफंड कंपनी ने कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़ा में करीब 2,500 से 3,000 निवेशकों को चूना लगाया है। रकम का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया। माना जा रहा है कि 150 से 200 करोड़ की ठगी की गई है। नवंबर 2001 में अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी ने निवेशकों को
बजाय देने बंद कर दिया था। बता दें कि ऑफिस से संपर्क करने पर लोगों को लगातार टाला जाने लगा था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बच्चा हमारे पास है। तो आज शाम को ग्वालपाड़ी के पीछे 2,270 रुपए लेके आ जाइए। 2,270? वो ऑटो डबल भाड़ा मांगता है, कहता है रिटर्न सवारी नहीं मिलती। रैपिडो ऑटो ट्राई कीजिए ना इस बार, सबसे किफायती भी है और घर तक पिकअप भी कर लेगा। सब कुछ ऐप पर है। Rapido Auto. Forget meter. Enjoy every kilometer. ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में इनकम टैक्स विभाग की ओर से बीकानेर, जोधपुर, नोखा में सट्टेबाजी के 3 ग्रुप में कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस जांच में विभाग ने 100 करोड़ से ज्यादा की आघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बता दें कि कार्रवाई करते हुए यहां विभाग ने आयकर छापों में बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा किया। वहीं सट्टेबाजी से जुड़े ग्रुप ने 70 करोड़ रुपए की आघोषित आय सरेंडर की और 1.25 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। बता दें इस दौरान छापे में 2.5 करोड़ रुपए की आघोषित ज्वेलरी भी जब्त की गई है। छापे में कुल 15 आघोषित लॉकर्स का खुलासा हुआ है। वहीं अभी भी कई लॉकर्स पर कार्रवाई होनी बाकी है। सभी ठिकानों से आयकर टीम वापस लौट चुकी है। बता दें कि बीकानेर, जोधपुर और नोखा में इनकम टैक्स विभाग ने सट्टेबाजी के 40 ठिकानों पर कार्रवाई करी हुई है। और बता दें कि बीकानेर में तायल ग्रुप और राठी ग्रुप पर कार्रवाई की गई और नोखा में झंवर ग्रुप पर छापेमारी की जा रही थी। जोधपुर के 9 स्टार शेयर ब्रेकर के 3 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान तीनों ग्रुप से सट्टेबाजी, नगद लेन देन, बेनामी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे। इस छापेमारी को लेकर आयकर विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और इसमें 250 से अधिक सदस्यों की टीम एक्शन में लगातार दिख रही है। तो विभाग की ये लगातार छापेमारी की जो कार्रवाई है वो सामने आई है। 3 शहरों में आयकर विभाग ने ये छापेमारी की है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए जो है वो सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्बूश कर्मियों के मानदेय में 5% का इजाफा का ऐलान कर दिया है। सीएम गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और लोक जमशुद्धियों के मानदेय में 5% की अतिरिक्त वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस संवेदनशील निर्णय से महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों और लोक जम्बूश कर्मियों को मानदेय में वृद्धि होगी। इस स्वीकृति से राज्य सरकार पर कुल 5.30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। गौरतलब है कि साल 2022-23 के बजट में संविदा कर्मियों के मानदेय में 20% वृद्धि की घोषणा की गई थी, लेकिन उस घोषणा में उन संविदा कर्मियों को शामिल नहीं किया गया था जिनको वार्षिक वृद्धि प्राप्त हो रही थी। बता दें इससे पहले जो है हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3,259 करोड़ रुपए की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिसमें सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, वर्तमान में संचालित सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार और सेम क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाने संबंधी कार्य किए जा सकेंगे। इसके अनुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है और कृषि क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं से किसानों को अधिकतम राहत देने का कार्य लगातार किया जा रहा है। तो सीएम ने यह तोहफा दिया है और मानदेय में इसका इजाफा होगा। सीएम गहलोत का ये तोहफा दिया गया है कर्मियों को, ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों को यह तोहफा दिया गया है। फिलहाल क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति खुद आत्महत्या करने और परिवार की हत्या करने के लिए कुछ महीने तक प्लानिंग कर रहा हो? गूगल
इंटरनेट के जरिए सर्च कर रहा हो कि परिवार को मारने और खुद आत्महत्या करने के बाद स्वर्ग मिलेगा या वो खुद नरक में जाएगा। दरअसल जोधपुर के लोहावट में रहने वाले शंकर लाल ने 3 नवंबर में मां बाप को 2 बेटों का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। शंकर लाल सितंबर से ही प्लानिंग कर रहा था कि परिवार को कैसे मारना है। पुलिस ने जब शंकर लाल की मोबाइल की हिस्ट्री खंगाली तो चेक की गई मर्डर और उसके तरीकों के अलावा भी कई ऐसी चीजें सर्च की थी जिन्हें देखकर पुलिस हैरान रह गई। जोधपुर जिले की लोहावट विधानसभा क्षेत्र के पलीवा गांव में नशे के आदी सन के युवक ने अपने बूढ़े मां बाप और 2 मासूम बच्चों की हत्या करके खुद भी आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पुलिस के सामने कई ऐसे सारे सवाल खड़े हो गए थे। आखिर में उन सवालों का जवाब मिला शंकर लाल के मोबाइल से, जिसमें पता चला कि शंकर लाल अपने घर वालों को मारने के लिए पिछले कई महीनों से प्लानिंग कर रहा था। पुलिस ने उसके मोबाइल की हिस्ट्री खंगाली तो जांच में सामने आया कि उसने गूगल सर्च का जानना चाहा कि परिवार को मारने पर स्वर्ग मिलेगा या खुद नरक में जाएगा, कौन सा जहर खाने से कितने समय में इंसान मर जाता है। इस तरीके की हिस्ट्री जो है उसके मोबाइल से निकलकर सामने आई, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई और बीते महीने से वो लगातार प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा था। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक महिला फिजिकल टीचर को छात्रा से प्यार हो गया और कहते हैं कि प्यार में सब कुछ जायज है, इसलिए प्यार के परवाने चढ़ने के खातिर अपना सरेंडर और बता दें कि चेंज करा लिया है और लड़की से लड़का बनकर स्कूल की छात्रा से शादी कर ली। बताया गया कि फिजिकल टीचर मीरा डी उपखंड के मोती का नंगला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत थी और मीरा ने स्कूल में पढ़ने वाली कल्पना नाम की छात्रा को कबड्डी का खेल सिखाया और कल्पना को स्टेट लेवल पर कबड्डी का खेल खिलाने भी लेके गई थी। मीरा ने अपने ही स्कूल के स्टूडेंट कल्पना से प्यार हो गया। प्यार इतना परवान चढ़ गया कि मीरा ने अपना जेंडर चेंज कराकर लड़का बन गई और अपने स्टूडेंट कल्पना के साथ 2 दिन पहले शादी रचा ली। शादी करने के बाद दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं और मीरा से आरव बनी और कल्पना की शादी से दोनों के परिजन काफी खुश हैं। जेंडर चेंज कराकर मीरा से आरव बने दूल्हा ने बताया कि मैं सरकारी स्कूल में फिजिकल टीचर हूं और उसी गांव के स्टूडेंट कल्पना खेलने में बहुत अच्छी थी और उसी दौरान हम दोनों के बीच प्यार हो गया था। टीचर ने बताया कि मैं शुरू से ही जेंडर चेंज कराना चाहता था और 2012 में मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि किसी ने जेंडर चेंज कराया है, तभी से मैंने सोच रखा था कि ये सब कुछ किया जाएगा। तभी YouTube के जरिए मुझे पता लगा कि दिल्ली में एक डॉक्टर है जो जेंडर चेंज करने की सर्जरी करते हैं और मैं वहां गया और अपना इलाज कराया। बता दें कि 2019 में इलाज शुरू हुआ और लास्ट सर्जरी 2021 में हुई और वो लड़के के रूप में पैदा हुई, मगर उसे लगता था कि वो लड़की ना होकर लड़का है, इसलिए उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया और अपना स्टूडेंट कल्पना के साथ 2 दिन पहले शादी रचा ली। और बता दें कि अब उसके परिवार के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो बता दें ये जेंडर चेंज कराकर शादी की गई है, अपने स्टूडेंट के जरिए शादी करी गई है। जी हाँ, इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। राजस्थान के जालौर के सांचौर में शुक्रवार को क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों को कारों से कुचलने की कोशिश की गई। बता दें कि हारी हुई टीम के खिलाड़ियों और उनके समर्थकों ने क्रिकेट के मैदान पर जमकर उत्पात मचाया। बता दें कि हमलावर विजेता के लिए रखी गई ट्रॉफी भी लूट के ले गए। संचार और बता दें कि हरियाली गांव में हरियाली प्रीमियर लीग के 3रे सीजन में मैच खेले जा रहे हैं। इस साल ये प्रतियोगिता 1 नंबर से शुरू हुई है। मैच का स्थानीय चैनल पर प्रसारण भी हो रहा था। बता दें कि चिलतवाना और टीमों के बीच मैच हुआ था। इस मैच में चितलवाना की टीम हार गई थी। इसके बाद चितलवाना की टीम ने आयोजकों पर दबाव बनाना और उसकी टीम के लीग से बाहर ना किए जाए और टूर्नामेंट में शामिल करने मैच करवाए जाए। आयोजकों ने टीम के टूर्नामेंट में शामिल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मैच के नतीजे को लेकर हारी हुई टीम और आयोजकों में विवाद हो गया। हारी हुई टीम के लोगों ने ग्राउंड पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। टीम ने खिलाड़ियों और समर्थकों ने पिच पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरों को तोड़ दिया और इनाम में रखी ट्रॉफी को भी लूट कर ले गए वो लोग। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे?
किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। तो जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत शुरू करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था खराब होने और भारी वाहनों को नो पार्किंग जोन में खड़ा करने से हुई परेशानी को दुरुस्त करने के लिए लगातार अपील के बावजूद बस संचालक लापरवाही कर रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने पर मोबाइल मजिस्ट्रेट हिमांशु ने टीम के साथ कार्रवाई शुरू की। इस दौरान 11 बसों की सीज कर दिया गया। बस संचालकों के चालान भी काटे गए और अचानक हुई मोबाइल मजिस्ट्रेट की कार्रवाई से निजी बस संचालक में हड़कंप मच गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार शिकायत मिलने के बाद मोबाइल मजिस्ट्रेट हिमांशु ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और मोबाइल मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत लगातार नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों और वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा शनिवार को शहर में प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी वाहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां 12 बसों को नियम के खिलाफ समय से पहले संचालित हो रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 11 बसों को जब्त कर लिया गया है। मौके पर आला अधिकारी को भी बुलाया गया। कार्रवाई के साथ सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल जोधपुर में इस प्रकार की कार्रवाई आरटीओ ट्रैफिक विभाग द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन परिवहन विभाग की लापरवाही के नियम के चलते खिलाफ कार्रवाई और परिवहन विभाग और वाहन संचालन किया जा रहा है। बता दें कि शहर में लगभग सभी मुख्य सड़कों से अवैध बजरी के डंपर देर शाम यहां से गुजरने शुरू हो जाते हैं और शनिवार को मोबाइल मजिस्ट्रेट हिमांशु जब प्रतिबंधित क्षेत्रों में चलने वाले भारी वाहनों पर कार्रवाई करने लगे तो बस संचालक और संचालकों में हड़कंप मच गया। मोबाइल मजिस्ट्रेट ने मौके पर ट्रैफिक और अधिकारियों को बुलाकर बसों पर कार्रवाई की। युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग डिजी पोस्ट जॉब फेयर 2022 का जोधपुर में आयोजन कर रहा है। 11 और 12 नवंबर को आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में 20,000 से अधिक युवाओं के लाभान्वित होने की उम्मीद जताई जा रही है। रेजिडेंसी रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित होने वाले इस खास रोजगार मेले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि विभाग की ओर से तकनीकी नवचारों और प्रदेश के लिए जयपुर के बाद जोधपुर में डिजी पोस्ट का आयोजन किया जा रहा है और डिजी पोस्ट के दौरान यह रोजगार मेले का भी आयोजन होगा, जिसमें 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातन को आदि परीक्षा अतिपूर्ण उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलवाया जाएगा। इस दौरान रोजगार मेले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित होंगे और आईटी जॉब फेयर में सम्मिलित होने के पूर्व अभ्यर्थी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। आईटी जॉब फेयर स्थल की पंजीकरण करवाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। क्यूआर कोड की सुविधा भी छात्रगण उठा सकते हैं। नगर निगम कोटा उत्तर में नेता प्रतिपक्षीय मनोनयन को लेकर उपजा विवाद अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गया है। जब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने इसका जवाब नहीं दिया तो अब बीजेपी के 8 पार्षदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर संगठन में काम करने का मार्गदर्शन मांगा है। पार्षदों ने पत्र की प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरुण सिंह और सतीश पूनिया को भी भेजी है। बता दें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखी हुई कि हमारा मार्गदर्शन करें और बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने हरिकृष्ण बिल्ला लोकसभा अध्यक्ष के भाई के आदेश मानते हुए काम करना है। पार्षदों ने पत्र में लिखा है कि आज लगभग 2 साल पूर्व कोटा में कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम के चुनाव हुए थे, जहां ज्यादातर सीटों पर व्यक्ति विशेष के अनुसार टिकट दिए गए थे और इनमें से अधिकांश सीट हारने के बाद कोटा उत्तर नगर निगम के कांग्रेस का बोर्ड नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ कहे जाने वाले कोटा दक्षिण भी कांग्रेस के हाथ में चला गया। दोनों ही नगर निगम में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में सफल हो गए और विगत 2 सालों में कांग्रेस बोर्ड के काम से शहर की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। हमें बड़े ही दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ नगर निगम कोटा उत्तर में बीजेपी के लिए राजस्थान की सबसे कठिन सीटों में से एक है। राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक बेंच से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मौके पर मौजूद लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उस शख्स को मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया है कि व्यक्ति का दल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। उससे घटना से जो मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। वीडियो देखने पर लोग सन रह गए हैं और यह घटना बाड़मेर जिले के पचपदुरा की बताई जा रही है। वीडियो में एक शख्स रिसेप्शन के पास बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ता दिख रहा है। अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। बता दें कि
रिसेप्शन पर मौजूद लड़की मदद के लिए उठाती है इसके बाहर से और लोग अंदर आते हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाते। कोरोना महामारी के बाद देश भर में हार्ट अटैक के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवाओं में भी अपना शिकार बना रहा है हार्ट अटैक। देश भर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां हंसते और गाते और नाचते हुए लोग अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। यूपी में और जम्मू कश्मीर से मामले सामने आए हैं जहां स्टेज पर प्रस्तुति के दौरान कलाकारों की मौत हो गई, जहां जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश की महिला ने राजस्थान के नागौर जिले की एक महिला पर जबरन शादी का दबाव डालने वाली लगी और पुलिस ने जबरन शिकायत किए जाने के बाद इस महिला को गिरफ्तार किया गया। यह घटना नागौर के लंडून कस्बे की बताई जा रही है। पुलिस ने जानकारी दी है कि नागौर पुलिस अध्यक्ष राममूर्ति जोशी ने बताया कि दोनों महिला सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश की महिला ने नागौर के लंडून कस्बे में महिला को शारीरिक संबंध बनाने और शादी करने के लिए मजबूर किया और उसने पीड़िता को धमकी भी दी और अगर उसकी मांगे नहीं मानी तो वो सोशल मीडिया पर चैट के स्क्रीनशॉट वायरल कर उसे बदनाम कर देगी। अधिकारी ने बताया कि महिला ने 10 लाख रुपए की मांग भी की थी और बता दें कि पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि आरोपी महिला शनिवार रात लंडून ने पीड़ित महिला के घर पर पहुंची और हंगामा करने लगी। उसने पीड़ित पर शादी के लिए अपना साथ जाने के लिए मजबूर किया और पीड़ित और उसके परिवार के सदस्य रविवार को थाने पहुंचे और जबरन घर में घुसने और वसूली करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।